नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता होगा, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 21 जनवरी को हो रहा है। हालांकि ये भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए धार्मिक महत्व से इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये दुनिया के बहुत से बड़े हिस्से पर, यूरोप से लेकर उत्तर और दक्षिण अमेरिका तक इसका प्रभाव दिख रहा है, अफ्रीका तक दिख रहा है। तो इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर दिखेगा। और इस साल जो गोचर की जो स्थितियां हैं, शनि और राहु केतु और गुरु की, उसमें इस गोचर का अपना विशेष महत्व होगा, इस ग्रहण का विशेष महत्व होगा। मित्रों, ये भारत में ये जो है 21 तारीख की सुबह ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। खग्रास चंद्र ग्रहण बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण को। और ये भारत में सुबह 8:07 से शुरू होगा और दिन के 1:07 तक चलेगा। कुल 5 घंटे के आसपास ये ग्रहण हो रहा है। लेकिन जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा वो भारत में के समय के हिसाब से 10:11 पर शुरू होगा और 11:12 पर ख़त्म होगा। 1 घंटा 1 मिनट का लगभग का है, कुछ सेकंड तक का है। तो मित्रों, हालांकि इसका बहुत धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय ढंग से इसका महत्व है, इसलिए इस बारे में कुछ हम चर्चा आज करना चाहते हैं और करेंगे। सबसे पहले आप जानें कि इस ग्रहण का जो है ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता क्या है। चंद्र ग्रहण जो है, जब सूर्य और चंद्र के बीच में, मान लीजिए कि सूरज यदि ऊपर है और ये चंद्र यदि नीचे है, इस बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है, बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की जो छाया चंद्रमा पर पड़ती है उसके कारण ग्रहण लगता है। जैसा हम जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा प्रकाशमान होता है और वो रोशनी परावर्तित होकर हमारे यहाँ पहुँचती है। लेकिन जब पृथ्वी इसके बीच में आ जाती है और पूरी तरह जब चंद्र छुप जाता है, तब खग्रास चंद्र ग्रहण होता है और स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का स्वाभाविक संचालन नहीं होता है और इसलिए हम पृथ्वी पर जो मानव है उस पर उसका प्रभाव हम देखते हैं, जीव जंतु सब पर प्रभाव देखते हैं। और ये चूँकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, पिछले साल जो जुलाई में हुआ था पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो भारत में भी देखा गया था, वो लंबा लगभग 1 घंटे 43 मिनट का जो चंद्र ग्रहण था, शायद 27 जुलाई को हुआ था। उसके बाद ये महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। आप जानते होंगे कि चंद्र ग्रहण साल में प्रायः 2 चंद्र ग्रहण होते हैं और हर चंद्र ग्रहण अगले 6 महीने अपना प्रभाव दिखाता है। प्रायः इसका प्रभाव समग्र माने तेज़ प्रभाव आप कहें कि 1 सप्ताह पहले से शुरू होता है और 1 सप्ताह बाद तक, 1 से 1.5 सप्ताह बाद तक आप कह सकते हैं इसका रिजल्ट दिखता है। लेकिन इसका पूरा प्रभाव 6 महीने तक रहता है। और आप एक और बात जानें कि चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है, जो राहु केतु के कारण चंद्र ग्रहण होता है ज्योतिषीय रूप से देखें तो, और राहु और केतु के कारण, जैसे इस बार चंद्र ग्रहण जो हो रहा है राहु के कारण हो रहा है। राहु के साथ कर्क राशि में जब युति होगी चंद्रमा की तो चंद्र ग्रहण हो रहा है। तो आप देखेंगे जब राहु केतु बदलते हैं तो उस पूरे पीरियड में, जो 1.5 साल का जो पीरियड होता है, उसमें प्रायः आप मानकर चलें कि लगभग 3 से चंद्र ग्रहण होते हैं। तो ये 3 चंद्र ग्रहण का प्रभाव, आप 3 से 4 भी हो सकता है, तो प्रायः 3 होते हैं। तो इन 3 चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो लगभग एक जैसा होता है। तो नोडल जो एक्सिस होता है, जिस भाव में होता है नोडल एक्सिस, उसके हिसाब से इसका इम्पैक्ट होता है। तो ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। राहु, आपको पता होगा राहु केतु बदल रहे हैं 7 मार्च के आसपास। तो
उसके बाद ये जो अगला जो चंद्रग्रहण होगा, जो अगली जुलाई में होना है, 16 जुलाई को होना है, तो वो उस समय जो उसका प्रभाव है बदल जाएगा। तो कर्क और मकर राशि के एक्सिस में ये अंतिम चंद्रग्रहण है, और जो जिस भावभूमि पर ये ग्रहण का प्रभाव हो रहा था वो यहाँ आकर खत्म हो जाएगा, इस 6 महीने में खत्म हो जाएगा। अब जो अगला चंद्रग्रहण होगा उसका रिजल्ट हम मिथुन और धनु राशि के प्रभाव नोडल एक्सिस में के हिसाब से हम देखेंगे। तो ये क्या था, इसका इम्पैक्ट क्या था और ये किस मुकाम पर खत्म होगा, इस बात को समझना चाहिए। असल में चंद्रग्रहण जो होता है जिस राशियों में होता है, जिस राशि एक्सिस में होता है, उसके प्रभाव को बताता है, उससे संबंधित चीज़ों में करेक्शन लाता है। जैसे ये अभी कर्क और मकर राशि के नोड एक्सिस में था ये नोड, तो आप देखेंगे कि पूरे 1.5 साल में इसने कर्क चूँकि पोषण को बताता है, महिलाओं को सूचित करता है, भावनाओं को सूचित करता है, तो आप देखेंगे कि इससे संबंधित चीज़ों का पोषण हुआ है इस पूरे पीरियड में, इसमें जो विकास हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्त्रियों से संबंधित आंदोलन चले इस समय, और इस समय आपने भारत में सबरीमाला आंदोलन देखा, और मैंने स्त्रियों को की पुष्टि के लिए, अधिकारों की वृद्धि के लिए कई काम हुए इस पूरे 1.5 साल में, और इसी की परिणति आप देखेंगे अगले 6 महीने में, और आगे अगले नोडल एक्सिस में जब चंद्र ग्रहण होगा वो मिथुन और धनु के सूचना को मजबूत करेगा, जो उस एक्सिस में होगा, तो उसको आपको समझना होगा। अब हम देखें कि इसका क्या प्रभाव होगा, मंडेन क्या प्रभाव होगा। मंडेन प्रभाव यदि देखें तो हमने कहा कि भारत में धार्मिक इसका महत्व नहीं है, लेकिन इसका मेदनीय प्रभाव है, और चूँकि ये कर्क राशि में हो रहा है, पुष्य नक्षत्र में हो रहा है, तो कर्क राशि के बारे में कहा गया है कि ये ब्लड मून हो रहा है। ब्लड मून इसको कहा है, लाल रक्त का रंग का ये होगा चंद्रमा। तो इसके बारे में कहा है कि जब चंद्रमा लाल रंग का हो ग्रहण के समय, तो क्षत्रियों और राजाओं के लिए क्या कहलाता है, कष्टप्रद होता है। क्षत्रियों और राजाओं को, जो वीर जातियां हैं, उनके लिए कष्टदायक होता है, और उस देश के, जिस राज्य या देश के हिस्से में ये ग्रहण हो रहा है, उस देश और राज्य के हेड के लिए कष्टकारक होता है। तो आप देखेंगे चूँकि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यूरोप के देशों में और अफ्रीका के कई देशों में, काहिरा वगैरह सब में हो रहा है, तो इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं हेड ऑफ स्टेट के साथ कुछ न कुछ दिक्कतें होंगी, उन पर उंगली उठेगी, कुछ जगह सत्ता परिवर्तन भी होगा, तो राजनीतिक उथल पुथल आप देख सकते हैं। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि इन जगहों की मिलिट्री कुछ ऐसे चीज़ों में फंस सकती है जिससे उनकी आलोचना हो सकती है, या उनका ट्रायल हो सकता है उनकी गलतियों के लिए। इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। ये जो चंद्रग्रहण हो रहा है, पौष पूर्णिमा का हो रहा है। मौष पूर्णिमा से माघ स्नान शुरू हो जाता है। तो वराह मिहिर ने अपने संहिता ग्रंथ में लिखा है कि जब माघ माह में यदि चंद्रग्रहण होता है तो कहते हैं कि असमय बारिश होती है, अब बर्फबारी होती है। हमने भी अपने गुरु के गोचर वृश्चिक में आने के बाद इस बात की घोषणा की थी कि बरामेर के ही हवाले से कि भारत में इस बार
ज़बरदस्त बर्फबारी हो सकती है, ठंड का समय बढ़ सकता है और असमय बारिश होने की संभावना होगी, खासकर 5 फरवरी तक। अभी ठंड कम हो गया है, लेकिन आप देखेंगे कि फिर से बर्फबारी होगी और ठंड उत्तर भारत में फिर से देखी जाएगी और असमय बारिश के भी चांसेस हैं। तो ये उत्तर और मध्य भारत में इस तरह की परिघटना को ये चंद्रग्रहण बता रहा है। हालांकि धार्मिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन ज्योतिषीय ढंग से इसको आप महसूस करेंगे। बृहद संहिता में ही कहा गया है कि यदि कर्क राशि में चंद्रग्रहण होता है तो दूध का धंधा करने वाले को, भारत में अहिर जाति के लोग, यादव जाति के लोग दूध का धंधा करते रहे हैं पौराणिक परंपरागत रूप से, तो उनके लिए बताया गया है कि ये समय नुकसानदेह हो सकता है। जो लोग मल्लयुद्ध करते हैं, जो पहलवान लोग हैं, उनके लिए भी ये समय खराब हो सकता है। दक्षिण के कुछ राज्य अध्यक्षों के साथ बने, चूँकि बराहमिहिर ने ईशा के आज से हजारों साल पहले घोषणा की थी, तो उस समय के हिसाब से उन्होंने कहा कि दक्षिण के कुछ राज्यों के हेड्स के साथ, हेड्स ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ कष्ट या बदलाव की स्थितियां बन सकती है कर्क में जब इस तरह की घटनाएं होंगी। और अभी आप याद कीजिए, अभी कर्नाटक में कुछ दिनों से चल रहा है, भारत के कर्नाटक में जो MLAs को भाजपा और कांग्रेस की पार्टियां कर रही हैं, तो आप इसका एक प्रदर्शन आप देख सकते हैं। ये भी 2-4-5 दिन पहले से हो रहा है। इसका आने वाले समय में इसका विस्तार देख सकते हैं। कुछ और राज्यों में देख सकते हैं, कुल 5-6 राज्य हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। 3 राज्यों में कुछ हलचलें आप देख सकते हैं, सत्ता परिवर्तन आप देख सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि राजस्थान, पंजाब का मतलब पूर्वी और पश्चिमी दोनों, जो पाकिस्तान के अंतर्गत है वो पंजाब, और यहाँ, और इस पंजाब में भी आप हरियाणा को भी शामिल कर ले और हिमाचल को भी शामिल कर ले, तो इन राज्यों में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर आम लोगों को भी कुछ कष्ट हो सकता है इस चंद्रग्रहण के प्रभाव में। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उठापटक हो सकता है, क्योंकि चंद्रग्रहण जो है, आप जानिए, चंद्रग्रहण हमारे मन को प्रभावित करता है और उसी तरह से प्रकृति के चीज़ों को भी, टाइड्स को भी, जैसे समुद्री लहरों को करता है। इसके प्रभाव में भूकंप भी हो सकता है। तो इस तरह की कुछ दुर्घटनाएं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इन प्रदेशों में इस तरह की कुछ संभावित घटनाएं हो सकती हैं, या कुछ मनुष्यकृत भी कुछ घटनाएं आप इसमें जोड़ सकते हैं। चूँकि ये चंद्रग्रहण जो है चंद्र राशि कर्क में हो रहा है, तो कर्क में होने के कारण ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि पर्याप्त बारिश देगा, और इसलिए नदियों में इस साल पर्याप्त जल होंगे, और उसके कारण उत्तर भारत के किसानों के लिए अच्छी सूचना आप मान कर सकें। और ये चंद्रग्रहण इस बात को बतला रहा है। इसके अलावा इस चंद्रग्रहण के कारण चावल, चांदी, कपास, जड़ी बूटियाँ और चंद्र से प्रभावित जो वस्तुएं हैं, उनको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिल सकती है। माने लाभ का समय है इनके लिए, क्योंकि सूर्य मकर राशि से अभी गुजर रहा है। पता ही है कि चंद्रग्रहण जब होता है तो पूर्णिमा को होता है, तो सूर्य 7वीं राशि में होता है, तो मकर राशि में है। तो इसके कारण आप देखेंगे लोहे और स्टील के दाम बढ़ सकते हैं अगले 15 से 2 महीने तक। पूरा प्रभाव आप 6 महीने तक आप आंक सकते हैं, तो आप अगले 2-3 महीनों में इसका असर देख सकते हैं। अब इसके अलावा हम अब इसके 2-3 पहलू पर बात कर लें। जातक के बारे में बात करने से पहले और बात कर लें कि ये चूँकि पुष्य नक्षत्र में हो रहा है और कर्क राशि में हो रहा है, तो कर्क राशि क्या है और पुष्य नक्षत्र क्या है। कर्क राशि और पुष्य चौथी राशि है कालपुरुष कुंडली में, तो ये हमारे पोषण को बताती है, क्योंकि ये माता को बताती है, ये हमारा घर होता है, तो घर में ही हमारा पालन पोषण होता है। तो और ये
कहा जाता है कि माता सबसे उत्तम होती है, माता से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और पुष्य में गुरु उच्च का होता है। गुरु के उच्च का होने का मतलब ये है कि जो ये एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, ये हमें पवित्र करती है। और आप देखेंगे कि जब पुष्य नक्षत्र में गुरु होता है तो ऐसे जातकों बड़े पवित्र भावना वाले लोग होते हैं। तो इसका प्रभाव अभी देखेंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो घटनाएं होंगी इस चंद्रग्रहण के बाद, हमारे मन के जो पवित्रतम हिस्से में जो हमारी सोच है उसके हिसाब से होगी। तो जो चीज़ें हमने अभी पिछले दिनों सोची है, वो चीज़ें अगले 6 महीने में हो सकती है, वो फलीभूत हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि खासकर जब चंद्रग्रहण हो तो कहा जाता है, या सूर्य ग्रहण हो, तो उस समय उस पीरियड में हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, हमको मंत्र जाप करने चाहिए, और ताकि कोई भी गलत विचार नहीं लाने चाहिए। क्योंकि जो हम विचार लाते हैं वो आने वाले समय में घटित होता है। हमारे मानस में, हमारे मन में जो विचार आते हैं वही फलीभूत होता है, अच्छा या बुरा। और मनुष्य के रूप में हम अच्छे बुरे हर तरह के विचार अपने मन में लाते रहते हैं। ये पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में अच्छे विचार हम मन में लाएंगे तो वो आने वाले समय में हमारे साथ अच्छा होगा। तो ये चीज़ें होंगी, और इसके कारण आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में, खास तौर पर जिनका पुष्य नक्षत्र है और कर्क राशि है या लग्न है, उनके जीवन में तो निश्चित रूप से बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं आने वाले 6 महीने में। यदि कुंडली भी यदि उस ओर इशारा कर रही है तो पॉजिटिव बदलाव होंगे। लेकिन यदि उनके मानस में द्वंद्व है, विचारों का द्वंद्व है, तो आप देखेंगे कि कुछ उनके साथ बुरी घटनाएं भी हो सकते हैं इस पीरियड में। खास तौर पर चूँकि राहु के साथ ये ग्रहण हो रहा है, तो राहु फ्यूचर को बताता है, भविष्य को बताता है। हमारी जो कार्मिक जो कर्म है उसको बताता है। तो हमारे जीवन में ऐसे कर्म होंगे आने वाले समय में जो हमने सोचा होगा पिछले दिनों। खासकर कर्क में जब से राहु आया है उस समय, इस दौरान हमने जो मन में सोचे होंगे उसकी वो फलीभूत होगा इस आने वाले समय। कुछ चीज़ हो गई होगी और जो चीज़ नहीं हुई होगी वो आने वाले 6 महीने में होगी। यदि हमने अच्छी चीज़ें सोची है तो अच्छी चीज़ें होंगी, हमने बुरी सोच रखी है तो हमारे साथ बुरी चीज़ें होंगी। और राशिवार यदि देखें तो जिस राशि का जिस एक्सेस में ये चीज़ हो रहा होगा उससे संबंधित भावों में, खासकर जैसे मान लें कि कर्क राशि वालों के लिए पहले और 7वें भाव में होगा, तो पहले और 7वें भाव को से संबंधित घटनाएं उनके जीवन में होंगी। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी सोची तो उन्होंने नेगेटिव होगी उनके साथ। मित्रों, ग्रहण जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, ज्योतिषीय ग्रंथ में भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा है। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रहण से हम लोग बहुत डरते हैं। ऐसा क्या कारण है? मूलतः क्या है, ग्रहण की ऊर्जा जो होती है बहुत विशिष्ट होती है। वो ऐसी ऊर्जा होती है जिसको कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। कारण कि हमारी दिशा कुछ और होती है, और ग्रहण जब होता है तो उसकी ऊर्जा के प्रभाव में हमारी दिशा बदल जाती है। और जब दिशा बदलती है, यदि हम पूरब की ओर जा रहे हैं, अचानक हमको पश्चिम की ओर चलने के लिए कह दिया जाए या एकदम दक्षिण मुड़ने के लिए कह दिया जाए, तो प्रायः हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग की बात छोड़ दीजिए, वहाँ सैनिकों को हमेशा इस तरह की चीज़ों का अवस्था बढ़ता है, लेकिन सामान्यतः हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमको कष्ट होता है। और इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमेशा कहा गया है कि ग्रहण के समय हमको साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ताकि हम अपने विचारों को पवित्र कर सकें और उस ऊर्जा
की जो दिशा है उसको हम मन से स्वीकार कर सकें, बदलाव की जो ऊर्जा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होता है मूलतः, जो भी ग्रहण होता है वो हमको ट्रांसफॉर्म करता है पूरी तरह से, यदि हमारी दिशा करेक्ट नहीं है। बेसिकली कि हम 3 लेवल पर जीते हैं, जैसा आप सब जानते होंगे। एक चेतन लेवल है जिसको हम सब जानते हैं, उसके सारे फैसले को हम समझते हैं। एक अचेतन लेवल होता है जिसको कुछ हम समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं, और एक अचेतन लेवल होता है जिसको हम एकदम नहीं समझते हैं। हमारे पूर्व जन्म की चीज़ें हैं, वो चीज़ें इसमें होती हैं, कोडिफाइड होती हैं, उस हिसाब से हमारी गति होती है और उस गति को हम नहीं समझते हैं। और ये जो इस तरह का जो नोडल एक्सेस में जो ग्रहण होता है वो उस दिशा को बदलता है। तो इसलिए जब भी कोई ग्रहण होता है तो हमें उस समय शांत हो जाना चाहिए, कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और कुछ दिनों तक उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को समझकर फिर काम करना चाहिए। ज्योतिष इसमें हमको मदद करता है इस तरह से कि हमें यदि पता हो कि किस एक्सिस में, किस भाव में ये ग्रहण हो रहा है, तो उस भाव के हिसाब से हम अपना ऑडिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम में क्या कमियां हैं और जो ये एनर्जी है वो हमको किधर ले जाना चाहती है। और चूँकि हम ये नहीं समझते हैं इसलिए हम हमेशा जब इस तरह की चीज़ें होती हैं शक शुभा करते हैं, और इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस समय शांत रहने के लिए, साधना करने के लिए, योगा करने के लिए कहा जाता है, फिर स्नान करके दान पुण्य करने के लिए कहा जाता है। अब वो ग्रहों से संबंधित 9 ग्रहों से संबंधित दान पुण्य होते हैं, खासतौर पर सूर्य, चंद्र, शनि, राहु, केतु, इनसे संबंधित चीज़ों का दान होता है। और उससे प्रभावित कई बार 9 ग्रहों से संबंधित होता है, क्योंकि जो भी परिघटना होती है, ग्रहण होता है, तो सभी ग्रह किसी न किसी अलाइनमेंट में होते हैं अपनी जगहों पर, उसके आधार पर चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसलिए मोटा मोटी सभी ग्रहों की चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है। इस बार जो है, जो चंद्र ग्रहण हो रहा है वो भी ऐसे ही होगा, और आपके जीवन में जो कई स्तरों पर आपका जीवन चलता है, मन में उसको अलाइन करने का काम करेगा। अब ये आपको समझना है कि कैसे अलाइन करना है उस चीज़ को। जैसे ये ग्रहण हो रहा है कर्क राशि में, पुष्य नक्षत्र में। कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र हम सब जानते हैं, मूल काल पुरुष कुंडली में ये चौथा घर है, और चौथा घर होने के कारण ये हमारे पोषण का घर है, तो पोषण को ये इंडिकेट करता है। पुष्य नक्षत्र भी पोषण को इंडिकेट करता है, माँ के वक्ष को, जो दूध से संबंधित होता है। हम अपनी माँ की दूध पीकर बड़े होते हैं तो हमारा जीवन बनता है, तो उसको इंडिकेट करता है। तो इस समय इस नक्षत्र और इस राशि में ये ग्रहण हो रहा है राहु और चंद्र का, तो हमारे मन में इससे जो विचलन हुआ है उस विचलन को सही करने का ये काम करेगा। ये अब हमें समझना है कि कैसे करेगा। तो आप इसको ऐसे समझें कि पिछले 6-8 महीनों में या 1.5 सालों में आपने जो चीज़ें आपके जीवन में बेकार हो गई हैं मन से, तो ऐसी चीज़ों के त्यागने का ये समय होगा। अगला जो ग्रहण के बाद का जो समय होगा, ऐसी चीज़ों का आप त्याग करेंगे। यदि लगातार उसके बारे में आप सोचते रहे हैं, वो कंट्राडिक्शन हो सकता है, तो उसके कारण आप नहीं ठीक से समझ पाते होंगे। लेकिन यदि आपने थोड़ा भी सोचा है उस चीज़ के बारे में कि वो नकारात्मक है, तो ऐसी चीज़ें वो चीज़ें आपके जीवन से जा सकती है। क्योंकि राहु के साथ हो रहा है, यदि केतु के साथ होता तो केवल जाने की बात आप करते, लेकिन ये राहु के साथ हो रहा है तो कार्मिक डेट है, तो आगे की घटनाओं के बारे में करता है, बताता है, तो आगे के पाथ को क्लियर करता है। इसलिए इस ग्रहण को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि यदि कुछ चीज़ें छूटेंगी तो आगे भी आपके लिए कुछ नए रास्ते बनेंगे, नए मुकाम बनेंगे, नए पथ प्रशस्त होंगे। अब चूँकि ये
चौथे और 10वें के एक्सेस में हो रहा है, तो चौथे घर से संबंधित और कामकाज से संबंधित अधिकांश लोगों के जीवन में इससे संबंधित घटनाएं होंगी। और फिर राशिवार जिनकी कुंडली में ये एक्सेस जहाँ पड़ेगा उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट घरेलू घर से संबंधित होगी, माता से संबंधित होगी। चौथा घर वाहन भूमि का है, उससे संबंधित होगा। फिर कामकाज से रिलेटेड होगा, यश कीर्ति मान से संबंधित होगा, आपके वर्किंग स्टाइल से संबंधित होगा, इन सब चीज़ों से संबंधित होगा। और इस चंद्र ग्रहण के बाद उस पर इम्पैक्ट आप देखेंगे। तो आपको इस दिशा में सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें हुई। जैसे हमने पहले बताया आपको कि ये चूँकि कर्क में हो रहा है पिछले 1.5 साल से जो भी चंद्र ग्रहण हुए, तो स्त्रियों के अधिकार से संबंधित मीटू आंदोलन अमेरिका में शुरू हुआ और बहुत सारे देशों तक वो फैला। भारत में भी उसका असर देखा गया। उसी तरह से स्त्रियों के अधिकार की सबरीमाला मंदिर में युवा महिलाओं को जाने की मनाही थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उनको अलाउ किया गया है। हालांकि अभी तक वो पूरा मामला खत्म नहीं हुआ है, विरोध चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि इस चंद्र ग्रहण के बाद भी जनमानस इस निर्णय को स्वीकार करेगा और इस तरह की और भी चीज़ें कुछ सामने आ सकती हैं जो शुरू हुई हैं पिछले 1.5 साल में, जिसमें महिला अधिकारों का विस्तार आपको दिखेगा। इसी तरह से 10वें घर चूँकि मकर में उसका असर जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इस पूरे पीरियड में 1.5 साल के पीरियड में आप देखे होंगे कि काम काज से संबंधित चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लोगों का ऑडिट हुआ है। भारत में ही देखिए शासन के केंद्र स्तर पर शासन की चीज़ों का ऑडिट हुआ, नोटबंदी या दूसरी घटनाओं की इससे पहले बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी, उसको एक तरफा लिया जा रहा था। लेकिन पिछले 1.5 सालों के दौरान आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की गलतियों की भरपूर आलोचना हुई, सोशल मीडिया पर, अखबारों में भी बातें होने लगी और उसका इम्पैक्ट विगत दिनों में 3 राज्यों के चुनाव में दिखा और अभी आने वाले पार्लियामेंट्री चुनाव में कुछ उसके छींटे पड़ सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं तो 10वें घर से संबंधित। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने कामकाज के मामले में भी नज़र डालनी चाहिए। ये चंद्र ग्रहण उसी ओर इशारा कर रहा है और जो लोग इसका ध्यान रखेंगे उनके लिए स्थितियां फिर से अनुकूल हो सकती हैं। ये चंद्र ग्रहण जो है, ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है उस समय ग्रहों की स्थिति देखें तो त्रिकोण भाव में ग्रहण के समय गुरु और शुक्र जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। वृश्चिक में अभी गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, गुरु शुक्र बैठे हुए हैं कर्क तो वहाँ, और मंगल मीन में बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने जा रहा है अगले 6 महीनों में। तो गुरु शुक्र आपको ध्यान होगा कि पिछले साल एक तो यदि आप इससे देखिए कि पुष्य नक्षत्र में हो रहा है, गुरु वहाँ उच्च का होता है, तो आप देखे होंगे कि जो धार्मिक मामलों में जो पाखंडी लोग थे उनका पतन हुआ इस पीरियड में। उनको करेक्शन मोड में लाने के लिए घटनाएं हुई, जो लोग सही रास्ते पर नहीं थे। तो उसका सिलसिला इस बार भी देखेंगे। और चूँकि इस त्रिकोण में गुरु शुक्र बैठे हुए हैं, तो ये जो गुरु जो लोग हैं या जो लीडिंग धर्म और सामाजिक संस्थाओं के जो लीडर हैं, ये यदि सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके बारे में आम जनता में आलोचना होगी। कुछ लोगों का यदि बहुत ज़्यादा गलत काम होगा तो उनका पतन होगा। तो इस तरह की घटनाएं आप देखेंगे। फिर मंगल चूँकि शासन से और रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है, तो जिन लोगों का एक्शन ओवरऑल अच्छा नहीं है उनके जीवन में भी ये उतार कुछ हो सकता है। इस पीरियड में आप देखेंगे। एक खास बात, अब चूँकि गुरु और शुक्र
दोनों दुश्मन ग्रह हैं। वैसे तो शुभ ग्रह है लेकिन दुश्मन ग्रह है, इसलिए आप देखेंगे कि गुरु और शुक्र और मंगल भी देखेंगे चूँकि इसमें है, तो गुरु शुक्र और मंगल से प्रभावित जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव दोनों देखेंगे आप। जिन लोगों के लिए मेजर करेक्शन का समय होगा उनके जीवन में उतार होगा, और जिनके जीवन में जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, उनका चढ़ाव आप देखेंगे इस गोचर के बाद, इस ग्रहण के बाद। मित्रों, ये जो ग्रहण है जल राशि में हो रहा है। जल राशि मोक्ष त्रिकोण को डिनोट करता है, तो आप पाएंगे कि इस ग्रहण का प्रभाव मोक्ष त्रिकोण वाले प्रभावित जातकों पर ज़्यादा होगा। मोक्ष त्रिकोण जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे होंगे उनके लिए तो ये बड़ा स्मूथ होगा, बहुत आसान होगा, लेकिन जो लोग भौतिकवादी पथ पर चल रहे हैं और अचानक कुंडली में ऐसा कुछ इंडिकेशन है, तो अचानक उनके यहाँ उनको यदि इस रास्ते पर आना पड़ा तो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो उनके मानस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगी और उसके कारण आएंगे। तो कुछ उस दुर्घटनाएं उनके जीवन में होंगी। तो जिनकी कुंडलियों में मोक्ष त्रिकोण में प्रभावी ग्रह बैठे हुए हैं, अभी तो शुक्र और गुरु तो बैठे हैं और मंगल भी बैठा है, तो ये 3 प्रभावी ग्रह हैं, और राहु बैठा हुआ है चंद्र के साथ। तो आप ये देख लीजिए कि जिन लोगों की कुंडली में इस तरह का कुछ दिखे कि प्रभावी ग्रह बैठे हुए हैं मोक्ष त्रिकोण में 4, 8, 12 राशियों में, तो उनके जीवन में कुछ घटनाएं इस चंद्र ग्रहण के बाद होंगी। लेकिन कुंडली में, मूल कुंडली में ज़रूर देखें, जन्म कुंडली में, उससे आपको ये क्लियर पता चलेगा। तो ये ऐसे जातकों के लिए हमारा निवेदन है कि वो इस ग्रहण की ऊर्जा के समय पॉजिटिव बनाने के लिए जाप करें, मंत्र जाप कर सकते हैं, जो भी उनको मंत्र उपलब्ध है वो जाप करें, या कोई गीता, रामचरितमानस या भागवत पुराण जैसे किताबों का पाठ कर सकते हैं। भारत में दिन में हो रहा है, लेकिन आप उस समय यदि आप पाठ करें तो इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये जो बदलाव है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन में, बहुत आसान हो जाएगा। कुल मिला जुला कर कहा जाए तो ये जो ग्रहण है कर्क और मकर के जातकों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होगा, और जिन लोगों की कुंडली में मोक्ष त्रिकोण हावी होगा उनके जीवन में होगा, या जिन कुंडलियों में गुरु और शुक्र जैसे ग्रह प्रभावी हैं और मोक्ष त्रिकोण में बैठे हैं तो उनके जीवन में भी होगा। इस तरह की घटनाएं होंगी। और या शनि की 7.5 चल रही है, जैसे धनु में के जातकों को चल रही है, मकर के जातकों के साथ चल रही है, या ढैया हो रहा हो, तो वृषभ के जातकों के साथ ढैया है तो उनके साथ भी, और यदि कुंडली में कुछ इशारा है तो उनके जीवन में भी इस चंद्र ग्रहण का विशेष प्रभाव आप देखेंगे। अब हम मित्रों जानते हैं राशिवार क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि की बात कर ले। मेष राशि में 4 और 10 में हो रहा है ये ग्रहण, 4 राशि में हो रहा है, कर्क में। तो इनके घर के फ्रंट पर, भूमि के फ्रंट पर, वाहन के फ्रंट पर कुछ चीज़ें, घटनाएं हो सकती हैं। माता के साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं। इनका मन पर भी हो सकता है, कुछ मानसिक रूप से कुछ ऐसी घटनाएं हो जो इनके लिए वो हो, व्यथादायक हो, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और कैरियर में भी कुछ लोगों के चीज़ें, घटनाएं हो सकती हैं। बहुत पॉजिटिव होगा तो आप यशकृति का समय रहेगा, अगले 6 महीने में आपको, अगले कुछ ही दिनों में आपको इसका एहसान होगा। अगले 1-2 वीक में ही आपको कुछ रिवार्ड्स मिल सकते हैं यदि अच्छा है तो। निगेटिव है तो निगेटिव रिजल्ट होंगे, क्योंकि गुरु ऑलरेडी गुरु 8वें भाव में आपके चल रहे हैं, तो
मेष के लिए तो ऐसे भी गुरु के गोचर में भी हमने चर्चा की थी कि आध्यात्मिक विकास का समय है, तो बहुत सारे मेष के जातकों के लिए आध्यात्मिक विकास का समय होगा। अब हम वृषभ राशि की बात करें मित्रों, ये 3 और 9 के एक्सेस में हो रहा है, पराक्रम और भाग्य के एक्सेस में हो रहा है। तो निश्चित रूप से पॉजिटिव संदर्भ में आप कहें, जिनकी कुंडली पॉजिटिव दिखा रही हैं तो उनके जीवन में उनका पराक्रम बढ़ेगा, उसके कारण और भाग्य का साथ होगा तो उनके जीवन में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। क्योंकि मूल रूप से कैरियर और चौथे घर में हो रहा है, तो कैरियर में इसके जातकों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिनके लिए तो वो होगा, और जिनके लिए घर इम्पोर्टेंट होगा, घर के फ्रंट पर ये रिजल्ट पराक्रम और भाग्य से उनको मिलेगा। एक खास बात है, इसलिए इनके लिए सुखद भी कह सकते हैं। गुरु के साथ शुक्र बैठा हुआ है और 7वें घर में है, उसकी दृष्टि है, तो कह सकते हैं कि ये वृषभ राशि के लिए, बावजूद कि इनकी ढैया चल रही है, शनि 8वें घर में चल रहा है, इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि इनके लिए कुल मिलाकर अच्छा ये चंद्रग्रहण पॉजिटिव ही लाएगा। मिथुन राशि के लिए दूसरे और 8वें के एक्सेस में हो रहा है। 8वां घर अध्यात्म का होता है और मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है बेहद कष्टकारक हो सकता है अधिकांश लोगों के लिए। जो लोग ऑलरेडी आध्यात्मिक पाथ पर हैं उनके लिए तो आसान होगा, और चूँकि इस समय लग्नेश बुध भी 8वें घर में चला गया है, तो माने जस्ट जब ग्रहण होगा उससे थोड़ी देर पहले बुध आ जाएगा सूर्य के साथ और केतु के साथ, तो आप कई घटनाएं इनके साथ हो सकती हैं। वो कुंडली पर आप आधारित आप कह सकते हैं, लेकिन ये कुल मिला जुलाकर इनके लिए कष्टदायक आप कह सकते हैं। इनको अपनी वाणी का पर कंट्रोल रखना चाहिए, खासकर अगले 6 महीने तक किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आपको दिख रही हैं आपकी कुंडली में। और कुछ लोगों के दाम्पत्य जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं होंगी। दाम्पत्य जीवन में जिनकी कुंडली यदि इशारा कर रही है तो तलाक या अलगाव जैसी चीज़ें हो सकती हैं। कर्क राशि में ही हो रहा है, तो स्वाभाविक है कर्क राशि के लिए जो जातक के शुभ कर्म नहीं है, तो निश्चित रूप से आप मान करें कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो बहुत व्यथाकारी होगी आपके लिए और आपको दिक्कत देंगी। आपका इस पूरे अगले 1-2 वीक तक मन तो बहुत विचलित रहेगा ही, और कुछ चीज़ें आपके जीवन में जो कुछ हुई हैं, जो आप छुपाते रहे हैं, वो सामने आ सकती है। तो आप मैंने कह सकते हैं जिन लोगों ने जीवन में बहुत बड़ा द्वंद्व रखा हुआ है, उनका द्वंद्व इस पीरियड में बाहर आ सकता है और उससे कहीं ना कहीं उनका अपमान होगा। इस चीज़ का ध्यान रखने, कंधे और कमर का आपको ध्यान रखना चाहिए, और वित्तीय लेन देन जो है में बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए। सिंह राशि के लिए ये मिला जुला रहेगा, क्योंकि 6ठे घर में सूर्य है इनका लग्नेश, तो एक तरह से 6ठे घर का सूर्य का गोचर अच्छा माना गया है। राशि की दृष्टि से देखें तो, लग्न से तो नहीं मानते हैं लेकिन राशि दृष्टि से तो अच्छा माना गया है। तो अच्छा होगा, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, खासकर कैरियर में कुछ लोगों को इस पीरियड में निश्चित रूप से अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पुरस्कृत किया जाएगा। वेतन वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, लेकिन आपको पैसे के लेन देन में सावधान रहना चाहिए और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि 6ठे घर में है सूरज, वो भी केतु के साथ है, और यद्यपि बुध आया है तो थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए। वाणी के कारण आपको दिक्कतें हो सकती हैं और आपको अपने पैर का भी ध्यान रखना चाहिए, चोट लग सकती है, कुछ बीमारी हो सकती है उसमें। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो 11वें और 5वें भाव में ये इनके लिए होगा, ये नोडल एक्सेस में हो रहा है ये। तो 11वें भाव में होने के कारण कन्या को, चूँकि 11वें भाव में अच्छा माना गया है, यद्यपि ग्रहण भी है, तो ज़्यादातर लोगों के कन्या के जातकों के लिए पॉजिटिव हो सकता है।
लाभ में वृद्धि हो सकती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कहना चाहूँगा कि इनके नेटवर्क, चूँकि 11th हाउस नेटवर्क को डिनोट करता है, आपके दोस्तों के नेटवर्क का या जो आपके कार्यस्थल से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो आप इस समय आप नेटवर्किंग अपना बढ़ाएं, ये भविष्य में बहुत काम आएगा। यदि आप पहले से सोच रहे हैं तो ये उपयुक्त समय है, आने वाला समय। अगले 6 महीने तक अपनी नेटवर्किंग में वृद्धि कर सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं ये समय। बड़े भाई से, बच्चों से भी आपको सहयोग मिल सकता है, और यदि किसी के अपने बच्चे से और बड़े भाई के साथ तनाव है तो बहुत अच्छा है इस समय। इस समय आप उनसे उनके सामने झुके, वो निश्चित रूप से संबंध आपकी वापसी होगी। ये इस मामले में अच्छा है। जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है। यदि पहले से सोचते आ रहे हैं तो ये समय आएगा जब वो जॉब चेंज कर सकते हैं। हालांकि इनके लिए भी दाम्पत्य मामलों में कुछ तनाव दिख रहा है और मन में तो डर बना रहेगा। मित्रों, अब तुला राशि की चर्चा करते हैं। ये ग्रहण 10वें घर में होगा इसके, तो 10 और 4 का एक्सेस बन रहा है। लग्नेश दूसरे भाव में बैठा हुआ है गुरु के साथ। मूलतः तुला के जातक अपने दफ्तर और काम धंधे में फोकस्ड होंगे इस समय में। धन की वृद्धि होगी। आप अपनी जो गति है उसको बनाए रखें, बड़ों से बनाकर चलें इस पीरियड में, अच्छे संबंध रखें। कुछ लोगों के लिए पुराने संबंध इस समय पुनर्जीवित हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में जिनके साथ आपके पहले किसी कारण संबंध पूरे नहीं हुए थे तो इस समय पूरा करने का समय होगा। हालांकि कुछ लोगों को जितना परिश्रम वो चाहते होंगे जो काम करना, वो पराक्रम में थोड़ी सी कमी हो सकती है, स्वास्थ्य या किसी और कारण से, लेकिन ओवरऑल ये ठीक है तुला के जातकों के लिए। अब हम वृश्चिक राशि वालों की बात कर लें। इनके भाग्य भाव में ये ग्रहण होगा। भाग्य भाव में ग्रहण होगा तो 9 और 3 का ये एक्सेस होगा, तो अच्छे जिनके कर्म हैं उनके भाग्य के प्रताप से पराक्रम उनका बढ़ेगा और उसके रिजल्ट दिखेंगे, और अच्छे माने दफ्तर में उनकी स्थिति अच्छी होगी। धन विद्या बुद्धि उनका प्रखर होगा, उसके कारण रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इन लोगों को भी वाणी पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु 9वें भाव से दृष्टि देगा आपको। आप कुछ अप्रिय बोल सकते हैं, आप इसका ध्यान रखें। और दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ग्रहण के प्रभाव से खान पान में जो कुछ कमी होगी उसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है, अन्यथा आपके लिए ठीक रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए जो ये ग्रहण है 8वें भाव में बन रहा। 8वां अध्यात्म का भाव है, मृत्यु का भाव है, और दूसरा भाव एक्सेस में होगा इसके। तो धन और ये सारी चीज़ें, परिवार, कुटुंब, ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। और चूँकि धनु के जातक 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं तो ये कष्टकारक हो सकता है उनके लिए। इनके क्रोध में वृद्धि हो सकती है, ध्यान रखें, अपने क्रोध को कंट्रोल करके रखें। मन में भी पीड़ा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन पर इसका प्रभाव दिखेगा, और उसके कारण तो इसलिए इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को रक्त विकार हो सकता है, पेट और पैर की समस्या हो सकती है, और अस्थमा यदि जिनको है उनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। वाहन चलाने में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। 8वें घर में है तो अगले 6 महीने तक इस बात का ध्यान रखें। खासकर अभी ग्रहण के समय से लेकर 2 से 3 वीक तक जरूर इस बात का ध्यान रखें। आपको अपरिचितों से इस पीरियड में, चूँकि लोभ के चक्कर में यदि किसी के बहकावे में आएंगे तो आपको घाटा हो सकता है इस पीरियड में। मकर राशि के जातकों की बात करें, मकर में केतु बैठा हुआ है, दूसरा सिरा, तो ग्रहण का दूसरा सिरा है।
तो मकर के जातकों के लिए भी ये बहुत उतार चढ़ाव का भी समय होगा, उतार का भी समय होगा। खासकर दाम्पत्य जीवन में मकर के जिन लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, उनके जीवन में कुछ अंतिम फैसले होंगे इस पीरियड में। साथ में पैर और कमर में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं उनको, और इस बात का ध्यान रखिए। और लोगों से बातचीत में थोड़े से सावधान रहें, सहज रहें। और जिन लोगों को गठिया भी रोग हो वो भी ध्यान रखें। गठिया रोग वाले लोगों के लिए ये जो समय होगा थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप अपने लाइफ स्टाइल को, आप भी मकर वाले अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, क्योंकि आपके पहले और 7वें भाव का ये एक्सिस है, तो आपको वहाँ भी ध्यान रखना है। और अपने दाम्पत्य जीवन में 2 चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए 6 और 12 में ये हो रहा है, तो इनके लिए कुल मिला कर ठीक ठाक ये गोचर कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। आय में इनकी वृद्धि होगी, और ये इनको लेकिन थोड़ा सा अपने नई चीज़ों आइडिया तो ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन से अभी थोड़ा सा ध्यान रखें धीरे से। खासकर अगले 15-20 दिनों तक कोई भी नए आइडियाज़ पर काम करने से बचें। आगे भी स्थिति को देखकर वो करें। हालांकि आपके कामकाज में कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही, अच्छी स्थिति रहेगी। हाँ, स्वास्थ्य में लीवर संबंधी जिनको दिक्कत है या पहले से है तो वो ध्यान रखें, इस पीरियड में उभार हो सकता है। और सम्मान आदि में तो अच्छी स्थिति ही रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए ये जो होगा, ये 5 और 11 का एक्सेस हो रहा है। 5-11 एक्सेस में 5 में राहु का प्रभाव आपके लग्न पर भी पड़ेगा, और आपका लग्नेश जो है मीन का वो वृश्चिक में है, माने आपके 9th भाव में है, वो भी इसमें है। तो आपके लिए ग्रहण ये चिंतादायक हो सकती है। आपके मन अशांत हो सकता है, क्रोध, इसलिए क्रोध से बचें आप। हालांकि आपको अपने नेटवर्क का फ़ायदा मिलेगा, मित्र बंधु बड़े भाई बहनों का आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 11th भाव में वो होगा आपका, तो वो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको किसी इस समय रोमांस वगैरह आने वाले समय में ध्यान रखें, उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि पढ़ने लिखने के मामले में अच्छा समय हो सकता है। ग्रहण के समय कुछ यदि नया कुछ करना चाहते हैं तो उस विषय की पढ़ाई करें, क्योंकि ग्रहण में कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई आप शुरू कर सकते हैं। कोई नई चीज़ आप करना चाहते हैं तो उसमें शुभता देता है, तो उसके लिए आप ध्यान रखें। और स्वास्थ्य के मामले में आप खासकर रक्तचाप, यदि हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है तो आप इसका ध्यान रखें। तो ये मित्रों, ये था चंद्र ग्रहण के संबंध में कुछ विचार। हालांकि राशिवार आप ध्यान रखें, आप अपनी कुंडली को देखकर सब चीज़ों को डिसाइड करें। कुंडली यदि कुछ बातों को इंडिकेट कर रही है तभी वो बात लागू होगी, इंडिकेट नहीं कर रही है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो शुक्रिया मित्रों, यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शुक्रिया।